हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम बात करेंगे 3 Feb 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है खास हमारी इस क्लास में। सबसे पहले हम सबको पता है कि 1 फरवरी को भारत का बजट पेश किया गया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो उन्होंने कुछ स्कीम्स की घोषणा करी है जिसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा 4.0 के नाम से। अच्छा देखो, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है ये कौशल विकास मंत्रालय के तहत एक निगम बनाया गया है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, उसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से हम अपने युवाओं को ट्रेंड करें, उनकी स्किल्स को इन्हेंस करें, जिससे कि जो हमारे कारखाने हैं, जो हमारे उद्योग हैं, उनको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड हो पाए और युवाओं को रोजगार प्रोवाइड हो पाए। अब देखो, इस योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बोला गया है कि ये 3 वर्षों तक लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। साथ ही चौथे संस्करण को औद्योगिक साझेदारी के साथ लागू किया जाएगा, यानी एक टाई अप किया जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और उद्योगों के बीच में, और उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर फोकस किया जाएगा, यानी इन विषयों पर ही युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा। वो कौन से विषय हैं? तो वो विषय हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल्स, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मेक्ट्रो मेक्ट्रोनिक्स। ओके। और इसके और भी बोला गया है कि 30 कौशल स्टार्ट किए जाएंगे जो एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में काम करेंगे। और साथ ही ये बोला गया है कि जो 47 लाख स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी उन युवाओं के लिए जो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, जो ट्रेंड होना चाहते हैं, और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत सरकार राष्ट्रीय शासन नीति यानी नेशनल गवर्नेंस पॉलिसी लॉन्च करेगी। अब ये क्या है नेशनल गवर्नेंस पॉलिसी? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो ये नेशनल गवर्नेंस पॉलिसी है इसकी देखरेख कौन करेगा? तो आईटी जो मिनिस्ट्री है वो करेगी। ठीक है। अब इसमें भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय बनाया जाएगा जिसका उद्देश्य ये होगा कि किस तरीके से जो भारतीय के डेटा है उनको सुरक्षित रखा जाए, और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए इस डेटा को किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इस इस आधार को लेकर राष्ट्रीय शासन नीति बनाई जाएगी। अब राष्ट्रीय डेटा शासन नीति क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, ये राष्ट्रीय महत्व के डेटा को की उपलब्धता में वृद्धि करती है ना? मतलब उसकी सेफ्टी पर ध्यान देती है, उसकी उपलब्धता पर ध्यान देती है। साथ ही जो प्रामाणिक डेटा है वो किस तरीके से नागरिकों को की जागरूकता को बढ़ाएगी, है ना? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट को सुरक्षित डेटा प्रोवाइड कराने के लिए, जो इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा है वो किस तरीके से सुरक्षित हो, और लोग अगर कम्युनिकेट करें डेटा के माध्यम से तो किस तरीके से इसको सुरक्षित रखा जाए, इन सब विषयों को लेकर ही एक पॉलिसी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल गवर्नेंस पॉलिसी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये भी बोला गया है कि जो स्टेट हैं वो अपने कैपिटल्स में यूनिटी मॉल स्थापित करें, है ना? यूनिटी मॉल बेसिकली क्यों बनाया जा रहा है? तो यूनिटी मॉल का उद्देश्य है कि जो भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें हमको पता है कि एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद, है ना? तो हर जिले का जो उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो उत्पाद स्पेशल होता है उसको जीआई टैग भी दिया जाता है। तो उस जीआई टैग के प्रोत्साहन के लिए जो हैंडीक्राफ्ट उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए, और उस पर्टिकुलर उस एरिया की जो विशेषताएं हैं उनको बताने के लिए ये यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। और अभी जो पहला यूनिटी मॉल बनाया गया है वो गुजरात के केवड़िया में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, उसी के पास एक यूनिटी मॉल बनाया गया है। अब देखो, ODOP यानी एक जिला और एक जो उत्पाद है वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखो, ये स्कीम सरकार ने चलाई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो हमारे क्षेत्रीय उत्पाद हैं उनको किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे उनको फेमस कराया जाए, है ना। तो उन चीजों को जो कि वहाँ वो उत्पाद जो वहाँ की विशेषता है उसको सरकार पूंजी प्रदान करती है और उसको सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो सके। तो इस योजना के तहत राज्य क्या करती है कि पहले तो अपने प्रोडक्ट की पहचान करती है कि क्या विशेषता है, और साथ में उसके प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन की व्यवस्था करती है और सहायता करती है किसानों की। पीएम प्रणाम योजना का शुभारंभ किया गया है। अब देखो, पीएम प्रणाम योजना, तो प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, है ना। स्पेशली इसमें बात करी गई है कि जो हमारे खेत हैं उनमें हम खाद इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है। तो किस तरीके से जो जैविक खाद है उसको बढ़ावा दिया जाए, रासायनिक खादों को किस तरीके से कम किया जाए, या खादों के इस्तेमाल में संतुलन स्थापित किया जाए, क्योंकि खाद जिस तरीके का होगा हमारी फसल भी उस तरीके की होगी। तो इन सब बातों को ध्यान करके ये योजना चलाई गई है, और जिसमें कहा गया है कि हमारे देश के 1 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ होगा। और ये जो पीएम प्रणाम योजना है वो स्टार्ट करी गई है गोबर धन योजना के तहत, यानी गोवर्धन योजना पहले ही चल रही थी, उसके अंतर्गत स्टार्ट करा गया है। गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। तो गैल्वेंजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, यानी किस तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिक जो हमारे पास खाद है ना, गोबर के माध्यम से उसका इस्तेमाल कैसे ज्यादा से ज्यादा किया जाए। और इसके तहत वित्त मंत्री ने घोषणा करी कि 500 वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से 200 क्या होंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र होंगे, है ना। अच्छा, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विशेष काम करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा, ठीक है ना। और आपको बता दें कि उनको जो ये अचीवमेंट ऑनर दिया जाएगा, इसके लिए भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यानी NISU यूके द्वारा वो नई दिल्ली में आएंगे और मनमोहन सिंह को ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है उसको प्रदान करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा जो यूके इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स है उसमें 75 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें आउटस्टैंडिंग अचीवर्स भी हैं। अच्छा, साथ में ही भारतीय मूल के 2 नागरिकों को लिविंग लेजेंड ऑनर भी दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है लॉर्ड करण विली मोरिया और सेकंड है सांसद वीरेंद्र शर्मा। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो अभी 90 साल के हैं और एक अर्थशास्त्री हैं, और उनका जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है भारत में उदारीकरण लाने में उसमें विशेष योगदान है। साथ में ही ये प्रधानमंत्री भी थे 2004 से 2014 तक। देखो, मैनुएला रोका बोटे को इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि ये पहले क्या थी, शिक्षा मंत्री थी, है ना। और अब इनको क्या बना दिया गया है, इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इक्वेटोरियल गिनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो कैपिटल है वो मलाबो है, और इसकी जो मुद्रा है वो मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। और ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर इसकी जब आप ग्लोब में इसकी लोकेशन देखोगे तो जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है उस पर ये स्थित है। नई दिल्ली में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, देखो हम सबको अच्छे से पता है कि G20 के जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनको लेकर भारत के अलग अलग स्टेट में कुछ ना कुछ चल रहा है ना। यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, सम्मेलन हो रहा है और कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अभी जो है नई दिल्ली में G20 की अध्यक्षता हुई है, जिसमें 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास अथवा ड्रिल का उद्घाटन किया गया। जैसा कि ड्रिल है तो हम सबको पता है कि एक प्रॉपर तरीके से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया जिसमें जो भी साइबर क्राइम होती है
चाहे किसी भी तरीके का साइबर क्राइम होता है, वो पूरा सीन क्रिएट किया गया है और उसके बाद में इस ड्रिल को कराई गई है, एक अभ्यास कराया गया है। और आपको बता दें कि इसका जो उद्घाटन है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं श्री अखिलेश कुमार शर्मा, उनके द्वारा किया गया, जिसमें 12 से अधिक देश शामिल हुए हैं ऑनलाइन मोड पर। और साथ में ही इसमें वित्त, शिक्षा, टेलीकॉम, पोर्ट्स एंड शिपिंग, एनर्जी, आईटी, मतलब ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, ये जो सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके लोगों ने भी वर्चुअली मोड पर इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, इसमें देखो, जब ये ड्रिल कराई गई, ये अभ्यास कराया गया, तो इसमें 2 विषय लिए गए और साथ में ही एक टेबल टॉप कराई गई है। तो जो फर्स्ट टेबल टॉप थी, उसका जो सब्जेक्ट था वो था सिनर्जी टू काउंटर ग्लोब साइबर क्राइसिस, और सेकंड जो टेबल टॉप था, उसका जो टॉपिक था वो था बिल्डिंग कलेक्टिव साइबर रेजिलियंस। ओके, अब मैंने बोला ना कि इसी में सारा प्रॉपर तरीके से एक उसी तरीके का सीन क्रिएट कराया गया जब ये साइबर क्राइम होता है, तो वहां पर जैसे साइबर जबरन वसूली, डेटा ब्रिज, सप्लाई चेन अटैक, इस तरीके की चीजें क्रिएट कराकर इस ड्रिल या अभ्यास को कराया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। कौन से नंबर का? 31 स्थापना दिवस मनाया था, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। तो इन्होंने अब आगे क्या करा है, इन्होंने एक स्थापना दिवस पर इन्होंने सशक्त नारी सशक्त भारत विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन करा, है ना, जिसका टॉपिक क्या था? सशक्त नारी और सशक्त भारत। जिसमें आपको बता दें कि जो हमारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, वो भी थी, और उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पुस्तक जिसका नाम है सशक्त नारी और सशक्त भारत की प्रथम कॉपी सौंपी थी। और राष्ट्रीय महिला की अध्यक्ष कौन है, तो इसके बारे में हमने पहले ही बताया था कि इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा, तो वो भी इस टाइम पर उपलब्ध थी। और आपको बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो देखो, इसका स्थापना दिवस हम सबको पता है, बताया भी था मैंने कि 1992 में हुआ था, अधिनियम 1990 के तहत, ठीक है ना। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो देखो, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। साथ ही ये भी रूल है कि एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जाति जनजाति का भी सदस्य होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का काम है कि वो जो भारत की महिलाएं हैं उनको संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान कराए, उनकी समीक्षा करे, और जो भी जरूरतें हैं, जिस तरीके का कानून वो चाहते हैं, अपनी जो भी उनकी सोच है वो सरकार तक पहुंचाए और उसको लागू करवाए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हम सबको पता है कि उड़ीसा में हॉकी पुरुष विश्व कप आयोजित हुआ था 2023, जिसमें भारत ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया था और 9वां स्थान मिला था, ठीक है ना। तो इसी की वजह से जो इसके कोच थे ग्राहम रीड, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने ये इस्तीफा किसको दिया है, तो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर दिलीप तिर्की, उनको अपना इस्तीफा दे दिया है। और ये भी हमें पता है कि जर्मनी ने बेल्जियम को पेनाल्टी शूटआउट में हराया था और विश्व कप जीत गया था। और आपको इनके बारे में, ग्राहम रीड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें ऐतिहासिक कांस्य पदक भारत की हॉकी टीम को मिला था। तो उस समय कोच यही थे, कौन थे? ग्राहम रीड थे। फरवरी की 2 तारीख को क्या किया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में अ, हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, विश्व ये क्या है, आर्द्र भूमि क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारी नदियां हैं, झील है, तालाब है ना, उनके किनारे वाला हिस्सा जो नम होता है, जो दलदली होता है, तो उसके लिए ये डे मनाया जाता है। सबसे पहले 2 फरवरी को वर्ल्ड वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाए जाने का उद्देश्य उन आर्द्र क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है जो विलुप्त होने की कगार पर है, यानी उनकी स्थिति अब उस तरीके की नहीं है, वो खराब होने की कगार पर है, लुप्त होने की कगार पर है, तो ऐसी आर्द्र भूमियों को बचाया जाए। अब ये वेटलैंड या नम भूमि क्या होती है, तो वो जमीन का वो हिस्सा होता है जहां पर पानी और जमीन आपस में मिलते हैं और एक वैंडन, एक नम भूमि बनाते हैं, ठीक है। और ऐसी जमीन जो साल भर या साल भर से ज्यादा महीने जल से भरी रहती है, इसको भी हम क्या कहेंगे? नम भूमि कहेंगे या वेटलैंड भूमि कहेंगे।
वेटलैंड डे कब मनाया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, नदियों, झीलों, तालाबों आदि की खराब होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक समिट होती है, जिसका ईरान का जो रामसर वाला एरिया है वहां पर एक समिट होती है जिसका नाम रखा जाता है वेटलैंड कन्वेंशन। ठीक है ना। तो इस वेटलैंड कन्वेंशन के माध्यम से ही ये कहा जाता है कि 1975 में इस कन्वेंशन को लागू कर दिया जाता है और 2 फरवरी 1997 को पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करा जाता है। भारत 1 फरवरी 1982 से इस संधि पर हस्ताक्षर भारत ने कर दिया है। ठीक है। अब रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये रामसर जो है, ये जो जगह है वो ईरान में है और सबसे पहले ईरान के रामसर में ही वेटलैंड को लेकर एक समिट हुई थी, कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय महत्व है। जो रामसर स्थल ऐसे वेटलैंड्स हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है। और इसके साथ में ही जो यूनेस्को का रामसर कन्वेंशन है उसकी एक लिस्ट भी है जिसमें भारत के 64 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। और सबसे पहला जो वेटलैंड भारत का शामिल हुआ था वो था उड़ीसा की चिल्का झील। ठीक है। और विश्व के 2400 से अधिक स्थलों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिला है, यानी 2400 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर जो स्थल है या रामसर कन्वेंशन है उसमें एक जगह दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। वेटलैंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, वेटलैंड्स 3 प्रकार के होते हैं। तटीय वेटलैंड्स का मतलब होता है एक ऐसा वेटलैंड जो समुद्र के किनारे हो, नदी के किनारे वाला एरिया हो। ठीक है। या तटीय का मतलब है तट पर हो, है ना, यानी जो सागरों महासागरों का जो किनारा है उस पर, जैसे मैग्रोव्स, खारे पानी की दलदली भूमि, लैगून, इस तरीके का। अंतर्देशीय आर्द्र भूमि का मतलब है जो उस पर्टिकुलर देश के अंदर कुछ झील है, नदी है ना, तो तालाब है, तो उसके अंदर जो वेटलैंड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं। और मानव निर्मित वेटलैंड्स का मतलब ये है कि जो मानव अपने लिए बनाता है, जैसे मछली के लिए तालाब बना ले या चावल की धान की खेती करनी है उसके लिए बना ले, तो वो मानव निर्मित वेटलैंड्स हो जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के नाम की सिफारिश करी है। यानी क्या रिकमेंड किसका नाम करा है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का नाम रिकमेंड करा गया है। किसके लिए? यूनियन पब्लिक कमीशन ने करा है। किसके लिए करा है? कि ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के लिए इनकी नियुक्ति की जाए, है ना। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे, देखो पहले तो ये बताते हैं आपको कि जो ये भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। यानी अभी ये क्या है? तो ये है भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव है। ठीक है ना। और ये किसका जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे डॉक्टर वीजी सोमानी की जगह लेंगे। हाँ, पूर्व न्यायविद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री जो शांति भूषण जी हैं उनका निधन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है, शांति भूषण जी कौन थे और इनका क्या रोल था। देखो, सबसे पहले आपको बता दें कि 31 जनवरी को इनका निधन हो गया। और ये जो पेशे से कौन थे? वकील थे। और साथ ही इन्होंने जो मोरारजी देसाई कैबिनेट थी उसमें ये कानून मंत्री भी रहे हैं। कब? 1977 से 1979 के बीच में, 1970 के बीच में। ठीक है। अच्छा, हम सबको पता है कि भारत में इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम में जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था राज नारायण, उन्होंने केस करा था। कहाँ पर? दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी। सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी। किसके खिलाफ? इंदिरा नेहरू गांधी के नाम पर। ठीक है ना। तो जिसकी जो कार्यवाही है, तो राज नारायण की तरफ से जिन्होंने वकालत करी थी वो कौन थे? शांति भूषण थे। पैरवी किसने करी थी? तो शांति भूषण ने करी थी। और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन भी लिया था कि इंदिरा गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। राज नारायण जी कौन है? तो वो कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनेता भी थे।
और इन्होंने जो रायबरेली वाला एरिया है वहां से इंदिरा गांधी के खिलाफ मतलब विपक्ष में की तरफ से इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ ये चुनाव भी लड़े थे रायबरेली से। ठीक है। प्रधानमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा करी है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगा। देखो अभी जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो कौन सी है, तो अमरावती है। ठीक है। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी हैं। उन पहले तो ये था कि जैसे और स्टेट में हम देखते हैं कि अलग अलग टॉपिक के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग राजधानी बना दी जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले हो रहा था कि आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग राजधानी बनाई जाएगी। जैसे अमरावती को लेजिस्लेटिव राजधानी बनाई जाएगी, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव राजधानी या कार्यकारी राजधानी बनाई जाएगी, और कुर्नूल को जुडिशियली यानी न्यायिक राजधानी बनाई जाएगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने साफ कह दिया है कि अब सिर्फ एक ही राजधानी होगी जो विशाखापट्टनम होगी, और इसी को अब डेवलप किया जाएगा एज अ राजधानी के रूप में। और ये बात उन्होंने करी थी नई दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट के दौरान। यूपी सरकार समग्र शिक्षा अभियान मिशन शुरू कर रही है, और उसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की लड़कियां हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करने के लिए इस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को क्या किया गया है, चुना गया है, और एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है आरोहिणी पहल। ठीक है ना, जिस इनिशिएटिव का नाम क्या है, आरोहिणी। अब इस आरोहिणी परिवहन के तहत या पहल के तहत क्या किया जाएगा, तो आरोहिणी पहल के तहत 3 चरण में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। किन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, कस्तूरबा गांधी के टीचर्स को और वहां के बच्चों को। तो जो फर्स्ट चरण है वो 1 फरवरी 2023 से शुरू हो गया है, जिसमें हर जो 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं उसमें से प्रत्येक के 2-2 टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, है ना। और उसके बाद में उनके वो जो ट्रेन टीचर होंगे वो अपने स्कूल में जाकर अपने बच्चों को ट्रेंड करेंगे, यानी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो इस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल पुरालेख संग्रहालय भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन भारत श्री की स्थापना की घोषणा करी गई। यानी एक भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन की स्थापना की जाएगी, जिसको भारत श्री कहा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो 1 लाख प्राचीन अभिलेखों को डिजिटल रूप दिया जाए। यानी जो अभिलेख है ना, भारत के प्राचीन अभिलेख है, उनको डिजिटली रूप प्रदान किया जाएगा भारत श्री के माध्यम से। पहले भारत श्री की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, है ना। गांधी सागर मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ हो रहा है। ठीक है, किसका, फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया जा रहा है। तो देखो पहले तो ये बता दें कि ये जो फेस्टिवल है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है हमें। ठीक है ना, 3 पार्ट में डिवाइड करके हम इसको समझ सकते हैं। तो पहला जो है 1 to 5 फेब 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्या किया जा रहा है कि फ्लोटिंग में एक संस्कृति कार्यक्रम होगा, लाइव संगीत शो होगा, कला और शिल्प बाजार का भी आयोजन किया जाएगा 1 to 5 फेब के बीच में। इसके बाद 1 फेब टू 30 अप्रैल 2023 तक के बीच में क्या किया जाएगा, वो पर्यटकों के लिए टेंट सिटी के रूप में एक विकसित किया जाएगा, और ये 3 महीने तक चलेगा। इसके बाद जो एडवेंचर गतिविधियां हैं वो भी चलेंगी 1 फेब से लेकर 30 जुलाई तक, यानी 6 महीने तक एडवेंचर गतिविधियां चलेंगी पर्यटकों के लिए। ठीक है, यानी पहले इसकी ओपनिंग करी जाएगी एक कल्चरल एक्टिविटी से, आर्ट से, शिल्प बाजार से। उसके बाद टेंट सिटी बनाई जाएगी जो 3 महीने तक चलेगा, और उसके बाद 6 महीने तक साहसिक गतिविधियां करी जाएंगी। इस फेस्टिवल में फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग मार्केट, बोट स्पा, बोट सफारी, लाइव म्यूजिकल, इस तरीके के कार्यक्रम को शामिल किया गया है जो गांधी सागर जलाशय के पास या उसके किनारे पर किया जा रहा है।
इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। मेरे द्वारा जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।